प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मग ब्राह्मणों के इतिहास पर। उनकी उत्पत्ति कब और कहां हुई, इसके संबंध में जानकारी देने वाला हूं और उन्हें भारत में किसने बुलाया ये भी बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, जैसे ईरान का प्राचीन इतिहास, मीडियन साम्राज्य का इतिहास, मिथ्राइस धर्म का इतिहास और साकल द्वीप के संबंध में जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों की। इस वीडियो के अंदर मैं जो जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं वो जानकारी मैंने इन 5 बुकों से ली है। इनके अलावा हिंदू धर्म के कुछ ग्रंथ हैं, उनसे भी जानकारी ली है, लेकिन वो जानकारी बहुत कम है, इसीलिए उनकी चर्चा मैंने यहाँ पर नहीं की है। लेकिन ये 5 बुकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोग इन बुकों को पढ़ना चाहते हो तो ये ऑनलाइन उपलब्ध हैं, तो वहां से मंगवाकर इन्हें आप पढ़ सकते हो। प्रमुख तथ्यों में मैं बात करने वाला हूं मीडियन का परिचय, मीडियन की उत्पत्ति, मीडियन का इतिहास, मीडियन का धर्म, मीडियन मग पुरोहित और भारतीय मग ब्राह्मणों का क्या संबंध है। इन सभी तथ्यों पर विस्तार से इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूं, एक एक तथ्य को अच्छे से समझाने वाला हूं। तो इतना समझ में आ गया होगा। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार मीडियन ईरान के कई कबीलों का समूह था, जिनका उदय 1100 ईसा पूर्व में ईरानी पठारों पर राजनीतिक संगठन के रूप में हुआ था। मीडियन का साम्राज्य 650 से 550 ईसा पूर्व के मध्य, आधुनिक जो ईरान है, तुर्की है और इराक है, उसके मध्य वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। मैंने उस समय के नामों का इस्तेमाल नहीं किया है, जो आधुनिक नाम है उनका ही इस्तेमाल किया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस क्षेत्र की बात की जा रही है। अगर मैं उस समय के नामों का प्रयोग करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किस क्षेत्र का इतिहास पढ़ा रहा हूं। इसीलिए यहाँ पर मैंने ईरान, इराक, तुर्की ये नाम लिखे हुए हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस समय ये नाम नहीं थे। मीडियन साम्राज्य को मुख्य रूप से ईरानी पठार और मेसोपोटामिया तक सीमित माना गया है, क्योंकि बाकी क्षेत्र अस्थायी था। हेरोडोटस के अनुसार मीडियन ने एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया था। मीडियन को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मद, माद, माताई, अमदई, मदई, मिदोई, मिड्स, मिदुआ, मीडिया, मेदी, मादी, माद, मोद, मद्र, मग, माघ, इतने नामों से मीडियंस को जाना जाता है। तो ये नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। तो ये तो था परिचय। अब बात करते हैं मीडियंस की उत्पत्ति के संबंध में कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई। मीडियन की उत्पत्ति मध्य एशिया की इंड्रोनोबो संस्कृति से मानी गई है। इंड्रोनोबो संस्कृति से ही मीडियन, फारसी, शक, किमेरियन और पार्थियन लोगों की उत्पत्ति हुई है। सरल शब्दों में कहा जाए तो मीडियन लोग यमनाया संस्कृति के वंशज थे, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं और वहां पर भी मैंने मीडियन साम्राज्य की थोड़ी सी चर्चा की थी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मीडियन लोगों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? मध्य एशिया से हुई थी और मध्य एशिया से ही फारसियों की उत्पत्ति भी हुई थी। शकों की, किमेरियन और पार्थियन, इनकी भी उत्पत्ति वहीं से हुई थी। मीडियन ने 1100 ईसा पूर्व में कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट होते हुए ईरान की जाग्रोस पर्वतमाला वाले क्षेत्र में बसना प्रारंभ किया था। मुख्य रूप से आज का हमदान, कुर्दिस्तान, ईरानी अजरबैजान वाला जो क्षेत्र है वो शामिल था। प्राचीन काल में इसी क्षेत्र को मीडिया कहा जाता था, जो मुख्य रूप से मध्य एशियाई मीडियन लोगों का क्षेत्र था। उस समय जो नाम मिलते हैं वो मीडिया, असीरिया, बेबीलोनिया ये नाम मिलते हैं। अगर यही नामों का प्रयोग करूंगा
तो अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कौन से देश का इतिहास पढ़ा रहे हैं। इसीलिए आधुनिक जो नाम है उनका प्रयोग करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मीडियन लोगों की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई थी? मध्य एशिया से हुई थी, और ये 1100 ईसा पूर्व में कैस्पियन जो सागर है उसके दक्षिणी तट से होते हुए ये ईरान में आके बसे थे, और उसी क्षेत्र को मीडिया कहा जाता था। तो ये जानकारी थी उनकी उत्पत्ति के बारे में। अब बात करते हैं उनके इतिहास के संबंध में। मीडियन ने अपने साम्राज्य की शुरुआत 7वीं सदी ईसा पूर्व से की थी, जिसकी राजधानी एक्वाताना में थी, जिसे आज ईरान में हमदान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर थोड़ा समय रुकना चाहूंगा। कुछ बुकों में ये लिखा है कि मीडियन ने अपने साम्राज्य की शुरुआत 9वीं सदी से की थी, लेकिन प्रमाणित जो जानकारी है वो 7वीं सदी से मिलती है। उससे पहले कौन कौन उनका राजा हुआ इसकी कोई जानकारी किसी के पास उपलब्ध नहीं है। तो समय को लेकर थोड़ा सा विवाद यहाँ पर इतिहासकारों में है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे बात करते हैं। हमदान को ईरानी इतिहास में पहली राजधानी का दर्जा भी दिया जाता है, अर्थात ईरान देश की सबसे प्राचीन राजधानी का दर्जा किसको दिया जाता है? हमदान को दिया जाता है। लेकिन उस समय उसका नाम क्या था? एक्वाताना था। एक्वाताना अर्थात हमदान जाग्रोस पर्वतमाला में स्थित है, जिसे मीडियन लोगों ने अपनी पहली राजधानी बनाया था। मीडियन साम्राज्य का संस्थापक राजा देबियोस था। देबियोस नाम ग्रीक भाषा का है और संस्कृत भाषा में इसे दिबो कहा जाएगा, क्योंकि सबसे जो प्राचीन जानकारी है वो हेरोडोटस के लेखों में मिलती है। मीडियन लोगों के बारे में जानकारी उनके लेखों में नहीं मिलती है। संभवतः वो लिखने का कार्य नहीं करते थे, इसीलिए उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। उनके बारे में जानकारी पड़ोसी राज्यों के द्वारा दी गई है, जैसे असीरियन राजाओं के द्वारा दी गई है, यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के द्वारा दी गई है, और फारसी साम्राज्य के लेखों में इनकी जानकारी मिलती है। जबकि मीडियन के राजाओं के द्वारा इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो संस्कृत भाषा में इसे देवो कहा जाएगा। जो पहला मीडियन राजा था देबियोस, उसे मीडियन राजा देबियोस का शासन काल 700 से 675 ईसा पूर्व के मध्य में था। मीडियन लोग अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे और उस समय कोई केंद्रीय शासन नहीं था। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 700 ईसा पूर्व में भी मीडियन लोगों के पास कोई केंद्रीय शासन नहीं था, कोई राजा नहीं था, बस कबीले थे उनके पास। अराजकता और झगड़ों के कारण देबियोस को मीडियन लोगों ने अपना पहला राजा अर्थात न्यायाधीश घोषित किया था। बाद में वो राजा कहलाया। इसी समय मीडियन पहली बार एक हुए। उससे पहले ये आपस में खूब झगड़ा करते थे और अपने साम्राज्य की उन्होंने इसी समय नींव भी डाली थी 700 ईसा पूर्व में। देबियोस की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था हेरोडोटस ने उसका जो नाम लिखा हुआ है वो फोओट से लिखा हुआ है, जिसे फ्राओरतेस, फ्रावर्ती, फारा, फ्राबो के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर मैं फ्रावर्ती नाम का प्रयोग करने वाला हूँ। इसके अलग अलग भाषाओं में कई नाम मिलते हैं। फ्रावर्ती ने कई फारसी, पार्थियन और स्थानीय ईरानी कबीलों को पराजित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसको यहाँ पर ध्यान देना है। और यहाँ पर जिन कबीलों की बात की गई है ये इन्हीं के कबीले थे। झगड़े के कारण वो एक दूसरे से अलग अलग रहते थे। फ्रावर्ती ने क्या किया कि सबसे पहले उन्हें पराजित किया और उन्हें अपने अधीन किया और अपने साम्राज्य की जो सीमा है उसमें विस्तार किया। फ्रावर्ती राजा के शासन काल में 675 से 653 ईसा पूर्व के मध्य में मीडियन साम्राज्य ईरानी पठार की प्रमुख शक्ति बन गया था। ये आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखना है। राजा फ्रावर्ती ने आसपास के सभी कबीलों पर विजय प्राप्त करने के बाद असीरियन साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मैंने छोटे छोटे कबीलों को पराजित कर दिया है तो असीरियन साम्राज्य को भी पराजित किया जा सकता है, जबकि असीरियन साम्राज्य उस समय बहुत शक्तिशाली था। उसकी सेना बहुत विशाल थी, बहुत ताकतवर सेना थी उसके पास। और जिस समय मीडियन राजा फ्रावर्ती ने असीरियन साम्राज्य पर आक्रमण किया उस समय असीरिया का जो राजा था वो
असुर बनी अल्पी था, जिसे इतिहास में असुर बनीपाल के नाम से जाना जाता है। दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें असीरियन राजा असुर बनीपाल की विजय हुई और इसी युद्ध में मीडियन राजा फ्रावर्ती मारा गया था। इसे आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है कि इसी युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी। 653 ईसा पूर्व में राजा फ्रावर्ती की मृत्यु के बाद मीडियंस में मातम छा गया था और उनकी इसी कमजोरी का फायदा शकों ने उठाया। उसी समय शकों ने इन पर आक्रमण कर दिया और इन्हें पराजित करके अपने अधीन कर लिया और 28 वर्ष तक इन्हें अपने अधीन रखा था शकों ने। 625 ईसा पूर्व में क्याक्षत्र मीडियन लोगों का राजा बना था, जिसे क्याक्सरेस, उपछत्र, हुबछत्र, क्याक्षत्र, क्याखुसरो आदि के नामों से भी जाना जाता है। उसके कई नाम हैं, तो यहाँ पर मैं जिस नाम का प्रयोग करने वाला हूँ वो है क्याक्षत्र। राजा क्याक्षत्र का शासनकाल 625 से 585 ईसा पूर्व के मध्य में था। राजा क्याक्षत्र ने अपनी सेना को असीरियाई सेना की तरह पैदल, घुड़सवार और धनुधारी सेना में बांटा, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि जो असीरियन सेना है वो शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि पैदल सेना अलग है, घुड़सवार सेना अलग है और धनुर्धारी जो सेना है वो अलग है। सेना को अलग अलग भागों में बांटा गया है और यही कारण है कि असीरियन लोग शक्तिशाली हैं। इसी नीति को राजा क्याक्षत्र ने अपनाया और अपनी सेना को भी असीरियन सेना की तरह बनाया। इसके बाद बेबीलोन से उसने संधि की और सबसे पहले उसने अपने क्षेत्र से शकों को बाहर किया। शकों को बाहर निकालने के बाद मीडियन ने बेबीलोन के साथ मिलकर असीरिया के विरुद्ध युद्ध की तैयारी शुरू की। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मीडिया और बेबीलोनिया दोनों की सेना के मध्य गठजोड़ हुआ था और दोनों ने मिलकर तैयारी की, क्योंकि दोनों को ये अच्छे से पता था कि असीरियाई जो राजा है वो बहुत ताकतवर है, उसकी सेना बहुत शक्तिशाली है, उसे हरा पाना बहुत मुश्किल का काम है। जब उनकी तैयारी पूरी हो गई तब 612 ईसा पूर्व में मीडियन लोगों ने बेबीलोनियाई सेना के साथ मिलकर असीरिया की जो राजधानी थी उस समय, उसका नाम था निनवे, उस पर आक्रमण कर दिया। कई महीनों तक घेरा डाल के रखा और अंत में असीरियाई साम्राज्य का अंत किया। राजा क्याक्षत्र के शासन काल में मीडियन साम्राज्य विशाल क्षेत्र में फैल गया था। कबीलाई जो व्यवस्था थी उससे ऊपर उठकर साम्राज्य व्यवस्था को राजा क्याक्षत्र के शासन काल में ही स्थापित किया गया था ठीक से। उससे पहले उनके पास ये व्यवस्था थी लेकिन शक्तिशाली नहीं थी। लेकिन राजा क्याक्षत्र के शासन काल में बहुत विशाल क्षेत्र पर मीडियन लोगों का कब्जा हो चुका था। इसे आप लोग देखिए, इतने बड़े क्षेत्र में साम्राज्य फैला हुआ था जिसमें आज का पूरा ईरान है और तुर्की का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल है। 585 ईसा पूर्व में राजा क्याक्षत्र की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका जो पुत्र था उसका नाम था अस्त्यागेस या इस्टुबेगु, दो नाम उसके मिलते हैं। अस्त्यागेस जो नाम मिलता है वो ग्रीक लेखों में मिलता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मीडियन साम्राज्य का ये राजा बना और इसका जो शासन काल माना जाता है वो 585 से 550 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। राजा अस्त्यागेस धार्मिक पुरोहितों के संरक्षण में पला बढ़ा था, जिसके कारण उसे अयोग्य माना गया और ये बिलासी हो गया था और पिता का जो विशाल साम्राज्य था उसे वो संभाल नहीं पाया और 550 ईसा पूर्व में फारसियों ने इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अस्त्यागेस और फारसी कबीलों के मध्य युद्ध हुआ और फारसी कबीलों का जो नेतृत्व कर रहा था वो साइरस महान था। साइरस महान ने राजा अस्त्यागेस को पराजित करके अपने अधीन कर लिया। उसकी हत्या नहीं की थी, अधीन कर लिया था, जीवित रखा था उसे, क्योंकि ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस लिखता है कि अस्त्यागेस का नाती था साइरस महान, इसीलिए उसने हत्या नहीं की थी। राजा अस्त्यागेस की लड़की का पुत्र था वो, लेकिन अन्य जो ग्रंथ हैं वो ये कहते हैं कि वो फारसी कबीले का नेतृत्व कर रहा था। वहां पर वो संबंध
नहीं बताते हैं। जो ग्रीक लेखों में जानकारी है वो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। साइरस महान मीडियन राजा अस्त्यगेस का नाती था या नहीं था, इसके संबंध में थोड़ा सा विवाद है। इस तरह मीडियन साम्राज्य का जो विलय है वो फारसी साम्राज्य में हो गया था। जो मीडियन लोग थे वो भी मध्य एशिया के थे और जो फारसी लोग थे वो भी मध्य एशिया के थे। पार्थियन लोग मध्य एशिया के थे, शक लोग मध्य एशिया के थे। ये सभी एक ही जगह के थे। आकर ये ईरान में बस गए और इन्होंने अपने अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए और यही आपस में एक दूसरे से लड़ाई किए, एक दूसरे को अधीन बनाया, सब कुछ यही आपस में कर रहे थे उस समय। तो ये तो था मीडियन का इतिहास। और अब बात करते हैं मीडियनों के धर्म की। मीडियन का धर्म किसी एक ग्रंथ पर आधारित नहीं था, बल्कि प्राचीन ईरानी बहुदेववादी धर्म था, जिसे मिथ्राइस मत अर्थात धर्म कहा जाता था। ईरान वाले क्षेत्र में धर्म शब्द प्रचलित नहीं था, मत कहा जाता था। जैसे आज हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, वो दूसरे मत के लोग हैं, तो उस समय मत ही कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर मैंने धर्म इसलिए लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। मिथ्राइस धर्म में मित्र अर्थात सूर्य को प्रकाश, संधि, न्याय, सत्य का रक्षक माना जाता था। मिथ्राइस धर्म में मित्र देवता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था। इसके बाद अहुर को आकाशीय और नैतिक शक्ति का देवता मानकर उसे महत्व दिया जाता था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो मित्र है उसको ऋग्वेद में मित्र के नाम से संबोधित किया गया है और जो अहुर है उसे वरुण के नाम से संबोधित किया गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अहुर देवता को ही बाद में पारसी धर्म में अहुर मजदा के नाम से संबोधित किया गया है। अहुर मजदा का वास्तविक नाम वरुण है। इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप उस वाले वीडियो को देख सकते हो। अहुर के बाद अनाहिता को जल, उर्वरता और जीवन की देवी माना जाता था। नदियों और उसके उद्गम स्रोतों के पास इस देवी की पूजा की जाती थी। जहां नदियों का उद्गम है वहां पर की जाती थी, क्योंकि इस देवी को नदियों का स्रोत माना जाता था। उर्वरता की देवी इसलिए कहा जाता था क्योंकि नदियों का जो पानी आता था उसी का प्रयोग प्राचीन समय में लोग करते थे, इसीलिए इस देवी को महत्व दिया जाता था। अनाहिता के बाद वायु को अंतरिक्ष और युद्ध का स्वामी मानकर इसकी पूजा की जाती थी। वायु के बाद अग्नि, जिसे उस समय आतार कहा जाता था। पारसी धर्म में भी अग्नि को आतार ही कहा गया है। उसकी पूजा पवित्र अग्नि के रूप में की जाती थी। मिथ्राइस धर्म में पवित्र अग्नि को मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता के रूप में महत्व दिया जाता था। जो पवित्र अग्नि है वो मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थ की भूमिका में रहती है। मिथ्राइस धर्म में अग्नि की पूजा वेदी बनाकर खुले मैदान में की जाती थी। धार्मिक स्थलों में मूर्तियां नहीं होती थी, बल्कि पवित्र अग्नि की वेदी होती थी, जैसे पारसियों में होती है। पवित्र पेय जो पुरोहित पीते थे वो होम होता था, जिसे हाओमा कहा जाता था, और उसी को ऋग्वेद में सोमरस कहा गया है। ये मिथ्राइस जो पुरोहित होते थे, पुजारी होते थे, वो इसका सेवन करते थे। देवताओं की याद में गीतों का गायन मिथ्राइस धर्म के पुरोहितों के द्वारा किया जाता था। यहाँ पर मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप से जानकारी दे रहा हूँ, विस्तार से जानकारी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि विस्तार से एक एक तथ्य की जानकारी दूंगा तो फिर वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आपको देखना भी मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैं शॉर्ट में जानकारी दे रहा हूं ताकि आपको सब कुछ समझ में भी आ जाए जो आप समझना चाहते हैं। वो मिथ्राइस धर्म के पुरोहित अर्थात मीडियन लोगों के पुरोहित वर्ग को मग कहा जाता था। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। मीडियन जो लोग थे वो एक पूरा समाज था। उस समाज के पुरोहित वर्ग को, जो पुजारी वर्ग था, उसे मग कहा जाता था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मग मीडियन समाज का धार्मिक पुरोहित वर्ग था जो अग्नि अनुष्ठान, स्तुति, स्वप्नों की व्याख्या, खगोल और पंचांग का कार्य करता था। ये आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है। मिथ्राइस धर्म को बाद में थोड़ा सा बदलाव करके अर्थात मित्र देवता के स्थान पर अहुर मजदा को सर्वोच्च मानकर पारसी धर्म विकसित हुआ। पारसी धर्म में आज आपको जो दिखता है वो सब कुछ
मिथ्राइस धर्म में पहले से था, लेकिन मिथ्राइस धर्म में सूर्य को सर्वोच्च माना जाता था, अर्थात मित्र देवता को सर्वोच्च माना जाता था। लेकिन पारसी धर्म में किसे सर्वोच्च माना गया? अहुरमज़दा को, अर्थात वरुण को। दोनों में यही अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। मिथ्राइस धर्म में इंद्र की पूजा नहीं की जाती थी, अश्वमेध, नरमेध जैसे यज्ञों को नहीं किया जाता था। मिथ्राइस धर्म नैतिक, रहस्यात्मक और अनुशासन से भरा धर्म था। मिथ्राइस धर्म की वर्ण व्यवस्था में पुरोहित वर्ग, जिसे मग कहा जाता था, सबसे सम्मानीय होता था। राजा को क्षत्रिय अर्थात क्षत्रिय कहा जाता था। क्षत्रिय के बाद सरदार या सैनिक का वर्ग आता था। इसके बाद व्यापारी वर्ग को वाणिय कहा जाता था, अर्थात वणिया कहा जाता था, जिसे आमतौर पर आजकल हम लोग बनिया कहते हैं। और इसकी जानकारी पारसी ग्रंथों में भी मिलती है। यहाँ पर आपको क्षत्रिय शब्द पर अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इसी से क्षत्रिय शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत में। हमारे इतिहासकार हैं जो वो खत्तीय शब्द को क्षत्रिय लिख देते हैं, जबकि खत्तीय और क्षत्रिय दोनों में बहुत अंतर है। खत्तीय अर्थात खेती करने वाले लोग, उन्हें आप जमींदार कह सकते हो, लेकिन क्षत्रिय नहीं कह सकते, क्योंकि क्षत्रिय अलग होता है और खत्तीय अलग होता है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है और उसमें एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया है, तो आप उसे देख सकते हो। वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्षत्रिय क्या होता है और खत्तीय क्या होता है। और क्षत्रिय शब्द की जो उत्पत्ति है वो इसी क्षत्रिय से हुई है। क्षत्रिय के बाद क्षत्रप शब्द आया है, क्षत्रप के बाद क्षत्रिय शब्द आया है। दूसरी सदी ईसा पूर्व में शक भारत में आए थे और शकों ने अपने क्षत्रप नियुक्त किए थे। तो क्षत्रप शब्द है वो इसी से बना हुआ है, क्षत्रिय से, और क्षत्रप से ही क्षत्रिय बना हुआ है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यापारी वर्ग को वहां पर वाणिज्य कहा जाता था। आज हमारे यहाँ वाणिज्य जो शब्द प्रचलित है वो भी ईरान से ही आया है। वाणिज्य से ही वणिया, वनिया ये शब्द बने हैं। और मिथ्राइस धर्म में शूद्र का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, शूद्र वर्ग था ही नहीं। मिथ्राइस धर्म में जो वर्ण व्यवस्था मिलती है वो थोड़ी सी अलग मिलती है। सबसे सम्मानीय पुरोहित वर्ग होता था, जिसे मग कहा जाता था। इसके बाद क्षत्रिय वर्ग जो राजाओं का होता था। इसके बाद सरदार और सैनिकों का वर्ग आता था। इसके बाद व्यापारियों का वर्ग आता था, जिसे वाणिज्य कहा जाता था। तो इस तरह से वहां के समाज में जो व्यवस्था है वो बनी हुई थी। मिथ्राइस धर्म में लिखित ग्रंथों को महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम लिखेंगे तो हमारा ज्ञान चोरी हो जाएगा, दुश्मनों को पता चल जाएगा। इसीलिए वो गुप्त दीक्षा, प्रतीकों की पूजा और मौखिक परंपरा को महत्व देते थे। मिथ्राइस धर्म में कुछ स्थानों पर बैल वध के चित्र भी दिखते हैं, जो संभवतः पशु बलि का प्रतीक हो सकते हैं। लेकिन हेरोडोटस ने पशु बलि के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो इसलिए मैं अपना व्यक्तिगत जो मत है वो यहाँ पर नहीं रखूंगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि मीडियन लोगों का जो धर्म था, जिसे मिथ्राइस कहा जाता था, उसमें कौन कौन से देवताओं की पूजा होती थी, समाज की जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, वो भी मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं मीडियन मग पुरोहित और भारतीय मग ब्राह्मणों के संबंध के बारे में, क्योंकि जो ईरान के मीडियन लोग थे उनका जो पुरोहित वर्ग था उसे मग कहा जाता था, और उसी वर्ग को भारत में मग ब्राह्मणों के नाम से जाना गया। इसके संबंध में जो जानकारी मिलती है वो बड़ी ही आश्चर्यजनक मिलती है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कहा गया है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया था। वह सूर्य की पूजा करता था। श्री कृष्ण का जो पुत्र है वो सूर्य की पूजा करता था। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर कहा, भारत में सूर्य पूजा की विधि जानने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हें शाक द्वीप जाना होगा। शाक द्वीप में मग रहते हैं, वे सूर्य के उपासक हैं और उन्हें सूर्य मंदिरों का पुजारी बनाना। सांब शाक द्वीप से 18 मगों को लाता है और भारत में बसाता है। यही मग बाद में भारतीय मग ब्राह्मण कहलाए। इस तथ्य का उल्लेख भविष्य पुराण के अलावा सांब पुराण, बराह पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। भारत में अधिकतर सूर्य मंदिरों के पुजारी मग ही हैं। स्कंद पुराण में मगों को अलग परंपरा का बताया गया है। मग पुरोहित वे
वैदिक परंपरा के लोग नहीं थे। मगों की परंपरा वैदिक परंपरा से अलग थी, क्योंकि वैदिक परंपरा में सबसे ज्यादा जो महत्व है वो इंद्र को दिया जाता था, जबकि मग पुरोहितों की जो परंपरा थी उसमें सबसे ज्यादा जो महत्व है वो मित्र देवता को दिया जाता था, सूर्य मानकर। अर्थात सूर्य को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। मगों की परंपरा में सूर्य की पूजा करते थे वो। साकल द्वीप या साक द्वीप सीथियनों के द्वारा शासित क्षेत्र को कहा गया है। सीथियंस अर्थात सकों ने साकस्तान को बसाया, जिसे आज सीस्तान कहा जाता है। उन्होंने अपनी सैन्य राजधानी के तौर पर साकल को स्वीकार किया। शाकल को आज सियालकोट कहा जाता है, जो पाकिस्तान में है। साकल में ही ग्रीक राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य शास्त्रार्थ हुआ था, जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। साकल से पहले सकों की जो राजधानी थी वो जरंज में थी, लेकिन बाद में उन्होंने साकल को अपनी राजधानी बनाया। और सकों का साम्राज्य बहुत विशाल था। मध्य एशिया से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र भी उसमें शामिल थे, लेकिन सरमातियन लोगों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया था। तो उनका जो साम्राज्य मुख्य रूप से फैला हुआ था वो इस वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। ये देखिए, फिर धीरे धीरे उनका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी भारत तक फैल गया था। मगध तक उनका साम्राज्य फैल चुका था। मुल्तान में सूर्य को समर्पित सबसे बड़ा मंदिर था, जिसकी चर्चा चीनी यात्री वेन सोंग ने अपने यात्रा विवरण में की थी। मोहम्मद बिन कासिम ने इस सूर्य मंदिर से कर वसूला था, क्योंकि वहां पर बहुत चढ़ावा आता था। महमूद गजनवी ने इस मंदिर को नष्ट किया था। साकल द्वीप के अंतर्गत आधुनिक जो ईरान का कुछ भाग है वो शामिल था, अफगानिस्तान का कुछ भाग शामिल था, पाकिस्तान का कुछ भाग शामिल था। और जब सकों ने भारत पर अधिकार किया तो पूरा उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था वो सकों के अधिकार में आ गया था। मुख्य रूप से साकल द्वीप यही था, जो आज ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले हिस्से में पड़ता है। इस पर कई इतिहासकार अपनी राय भी दर्ज कर चुके हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसे अस्वीकार भी किया है, लेकिन इतिहास को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि यही साकल द्वीप था, क्योंकि मुल्तान का जो सूर्य मंदिर था वो बहुत प्रसिद्ध था और सूर्य की पूजा मग लोग ही करते थे। और मगों की जो परंपरा थी वो वैदिक परंपरा से अलग थी। लेकिन आज हमारे देश में जो मग लोग हैं वो वैदिक परंपरा को स्वीकार कर चुके हैं। आज की दृष्टि से ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर मैं प्राचीन इतिहास की बात कर रहा हूँ, आज के समय की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये थी जानकारी मीडियन मग पुरोहितों के बारे में और भारतीय मग ब्राह्मणों के बारे में। इनका संबंध कैसे था ये आपको बताया, और किसने बुलाया इन्हें भारत में ये भी आपको बताया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि शक हमारे देश में कब आए? दूसरी सदी ईसा पूर्व में। उससे पहले शकों का कोई आगमन हमारे देश में हुआ नहीं है, उसके कोई प्रमाण ही नहीं है। आज का जो भारत है मैं वहां की बात कर रहा हूँ। अफगानिस्तान वाले एरिया में वो बहुत प्राचीन समय से उपस्थित थे, इसके प्रमाण हैं। लेकिन आज का जो हमारा भारत है उसके इतिहास की बात हो रही है। उस वाले क्षेत्र में या पश्चिमी जो भारत है उस वाले क्षेत्र में वो दूसरी सदी ईसा पूर्व में ही आए हैं। और यहाँ पर एक तथ्य की और चर्चा करना चाहूंगा कि शकों का जो पुरोहित वर्ग था और कुषाणों का जो पुरोहित वर्ग था वो यही मग लोग ही थे। आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जानकर, लेकिन ये बात सही है। ये मग लोग ही थे जो शकों के और कुषाणों के पुरोहित थे। इस विषय पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तब आपको समझाऊंगा बहुत विस्तार से। तो ये थी जानकारी मीडियन मग पुरोहितों और भारतीय मग ब्राह्मणों के बारे में। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।